टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड। कवि का नाम जॉन डन। जॉन डन 1572-1631 मेटाफिजिकल कवि के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी कविताएं भावुकता, बौद्धिकता और गहराई के लिए जानी जाती हैं। टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड उनकी सबसे चर्चित कविताओं में से एक है। ये एक प्रेम कविता है जिसमें प्रेम और शारीरिक आकर्षण को गहरे भावनात्मक और दार्शनिक दृष्टिकोण से जोड़ा गया है। ये कविता साहसिक, अंतरंग और कामुक विचारों की प्रस्तुति है। ये कविता प्रेमी द्वारा अपनी प्रेयसी को मनाने और उसे स्वयं को समर्पित करने की विनती है। इसमें कवि प्रेम, शरीर और आत्मा के मिलन को प्राकृतिक और दिव्य प्रक्रिया के रूप में चित्रित करता है। कविता का विश्लेषण संक्षेप में। इस कविता में कवि अपने प्रेम की तीव्रता को दर्शाते हुए अपनी प्रेयसी के सौंदर्य और अंतरंगता की प्रशंसा करता है। कवि का दृष्टिकोण प्रेम और शरीर के बीच संतुलन को दर्शाता है। अब हम कविता के पहले भाग की व्याख्या करते हैं। पहला हिस्सा, स्टांजा का सारांश। पहले हिस्से में कवि अपनी प्रेयसी से विनती करता है कि वह अपने वस्त्रों को त्यागे और अपनी प्राकृतिक सुंदरता को प्रकट करे। वह इसे एक पवित्र और दिव्य कृत्य के रूप में वर्णित करता है। कवि यह स्पष्ट करता है कि प्रेम और सौंदर्य की खोज एक आध्यात्मिक अनुभव है। पंक्तियों की व्याख्या। कम मैडम कम, ऑल रेस्ट माई पावर्स डिफाई। कवि अपनी प्रेयसी को पुकारते हुए कहता है कि उसकी उपस्थिति सभी प्रकार के आराम और संतोष को पीछे छोड़ देती है। वह मानता है कि उसकी प्रेयसी के बिना कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। अंटिल आई लेबर, आई इन लेबर लाई। कवि ये कहता है कि जब तक वह अपने प्रेम को व्यक्त नहीं कर लेता, वह बेचैनी और तनाव में रहता है। यहां प्रेमी की अधीरता को व्यक्त किया गया है। द फो ऑफ टाइम्स हैविंग द फो इन साइट। यह पंक्ति प्रतीकात्मक है। कवि कहता है कि जैसे एक शत्रु अपने प्रतिद्वंद्वी को देखकर उत्साहित होता है, वैसे ही वह अपनी प्रेयसी को देखकर उत्तेजित और उत्साहित होता है। इज टायर्ड विद स्टैंडिंग दो दे नेवर फाइट। कवि कहता है कि प्रतीक्षा करना भी एक संघर्ष है और वह अब इस प्रतीक्षा को समाप्त करना चाहता है। अब कविता के अगले हिस्से की व्याख्या करते हैं। अगला हिस्सा, स्टांजा का सारांश। इस हिस्से में कवि अपनी प्रेयसी को मनाते हुए उसके वस्त्रों को त्यागने की तुलना एक पवित्र अनुष्ठान से करता है। वह इसे सहज और प्राकृतिक प्रक्रिया मानता है। कवि अपने प्रेम को गहरी आध्यात्मिकता और सौंदर्य के साथ जोड़ता है। पंक्तियों की व्याख्या। ऑफ विद दैट गर्डल, लाइक हेवंस सोन ग्लिस्टरिंग। कवि अपनी प्रेयसी से उसके कमरबंद को उतारने की विनती करता है और उसकी तुलना स्वर्गीय प्रकाश की चमक से करता है। यह उसके सौंदर्य की दिव्यता को दर्शाता है। बट अ फार फेयर वर्ल्ड एनकम्पसिंग। वह कहता है कि उसका शरीर एक सुंदर और परिपूर्ण दुनिया है जो हर दूसरी दुनिया से ज्यादा सुंदर है। अनपिन दैट स्पैंगल्ड ब्रेस्ट प्लेट विच यू वेयर। कवि प्रेयसी से कहता है कि वह अपने वस्त्रों को धीरे धीरे उतारे। वह इसे युद्ध के कवच के रूप में देखता है जो उसकी सुंदरता को ढक रहा है। दैट द आईज ऑफ बिजी फूल्स मे बी स्टॉप्ड देयर। कवि बताता है कि उसकी प्रेयसी की सुंदरता इतनी अद्वितीय है कि यह आम लोगों की आंखों को भटका सकती है। अनलेस योर सेल्फ फॉर दैट हारमोनियस चाइम। कवि प्रेयसी से कहता है कि वह अपने शरीर को मुक्त करे ताकि उसकी प्राकृतिक सुंदरता प्रकट हो सके। हारमोनियस चाइम से कवि उसकी सुंदरता की मधुरता और पूर्णता को दर्शाता है। टेल्स मी फ्रॉम यू दैट नाउ इट इज योर बेड टाइम। वह यह बताता है कि यह समय उनके मिलन का है, जो प्रेम के लिए एक पवित्र क्षण है। इस हिस्से में कवि प्रेम के शारीरिक और आत्मिक पहलुओं को एकाकार करता है। वह इसे एक सहज और पवित्र प्रक्रिया के रूप में देखता है। अगला हिस्सा। इस भाग में कवि अपनी प्रेयसी की सुंदरता को और अधिक गहराई से वर्णित करता है। वह प्रेम को केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मा और प्रकृति से जोड़ता है। वह प्रेम और शरीर को किसी दैवीय अनुभूति के रूप में देखता है। स्टांजा का सारांश। कवि यहाँ अपनी प्रेयसी के शरीर को अपरिचित क्षेत्र के रूप में वर्णित करता है। वह इसे खोजने की अभिलाषा करता है और इसे किसी नई दुनिया की खोज के समान पवित्र और रोमांचक मानता है। पंक्तियों की व्याख्या। फुल नेकेडनेस, ऑल जॉयज आर ड्यू टू दी।
कवि कहता है कि पूर्ण नग्नता ही आनंद का शिखर है। यह सौंदर्य की सबसे पवित्र अवस्था है। वह इसे प्रेम और आत्मीयता के चरम रूप में देखता है। As souls unbodied, bodies unclothed must be. कवि आत्मा और शरीर की तुलना करते हुए कहता है कि जैसे आत्मा को शरीर के बंधन से मुक्त होना चाहिए, वैसे ही प्रेम में शरीर को भी वस्त्रों से मुक्त होना चाहिए। टू टेस्ट होल जॉयज। कवि कहता है कि संपूर्ण आनंद का अनुभव तभी संभव है जब प्रेम निष्कलंक और पूर्ण रूप से सच्चा हो। Gems which you women use are like Atlantis balls cast in men's views. कवि महिलाओं द्वारा पहने गए गहनों को अटलांटास बॉल्स के समान मानता है। ये गहने पुरुषों को प्रभावित करने के लिए हैं, लेकिन प्रेम इन बाहरी वस्तुओं से परे है। अनलेस योर सेल्फ फॉर दैट हारमोनियस चाइम। कवि फिर से प्रेयसी से आग्रह करता है कि वह अपने आप को मुक्त करे ताकि वह उसके सौंदर्य का आनंद ले सके। यह मुक्तता प्रेम और आत्मीयता की अभिव्यक्ति है। गहन विश्लेषण। कवि इस भाग में प्रेम को शारीरिक आकर्षण से ऊपर उठाकर एक दिव्य अनुष्ठान की तरह प्रस्तुत करता है। वह प्रेम को बाहरी सजावट या दिखावे से मुक्त आत्मा और शरीर का शुद्ध मिलन मानता है। अगला हिस्सा। इस भाग में जॉन डन अपने भावों को और अधिक तीव्रता से व्यक्त करते हैं। कवि प्रेम को नई दुनिया की खोज के रूप में प्रस्तुत करता है, जहां उसकी प्रेयसी का शरीर उस अनदेखी भूमि के समान है जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया। स्टैंजा का सारांश। कवि अपनी प्रेयसी के शरीर को एक नई और अद्भुत भूमि के रूप में देखता है, जिसे वह खोजने और समझने के लिए उत्सुक है। वह इसे प्रेम और आत्मा के मिलन का परम अनुभव मानता है। पंक्तियों की व्याख्या। ओ माई अमेरिका, माई न्यू फाउंड लैंड। कवि अपनी प्रेयसी को अमेरिका और नई भूमि के रूप में संबोधित करता है। यह एक रूपक है जिसमें वह उसकी सुंदरता और अनूठेपन को चित्रित करता है। माई किंगडम सेफलीस्ट वेन विथ वन मैन मैंड। कवि कहता है कि यह भूमि, उसकी प्रेयसी, केवल उसके लिए सुरक्षित और अद्वितीय है। यह प्रेम की एक निष्ठता को दर्शाता है। माई माइन ऑफ प्रेशियस स्टोन्स, माई एम्प्री। कवि अपनी प्रेयसी को बहुमूल्य खजाने और अपने साम्राज्य के रूप में देखता है। यह उसके प्रेम की गहराई और मूल्य को दर्शाता है। हाउ ब्लेस्ड एम आई इन दिस डिस्कवरिंग थी। कवि खुद को सौभाग्यशाली मानता है कि उसे अपनी प्रेयसी जैसी सुंदर और अद्वितीय प्रेमिका मिली है। टू एंटर इन दीज बॉन्ड्स इज टू बी फ्री। कवि कहता है कि प्रेम और आत्मीयता के बंधन वास्तव में उसे स्वतंत्रता का अनुभव कराते हैं। यह शारीरिक और आत्मिक स्वतंत्रता का अद्भुत संतुलन है। अगला हिस्सा। इस भाग में जॉन डन प्रेम और आत्मीयता को प्रकृति और दैवीय अनुभूति के साथ जोड़ते हैं। वह अपनी प्रेयसी के शरीर को एक मंदिर के रूप में देखता है, जहां प्रत्येक अंग पवित्र और दिव्य है। कवि यह दर्शाता है कि प्रेम एक आध्यात्मिक अनुष्ठान के समान है, जिसमें आत्मा और शरीर दोनों की भागीदारी होती है। स्टांजा का सारांश। कवि अपने प्रेम का वर्णन करते हुए प्रेयसी के शरीर के हर हिस्से को पवित्रता और सुंदरता से जोड़ता है। वह यह कहता है कि उसका प्रेम केवल भौतिक नहीं है, बल्कि एक दैवीय अनुभव है जो उसे स्वर्ग जैसा आनंद प्रदान करता है। पंक्तियों की व्याख्या। लाइसेंस माई रोविंग हैंड्स एंड लेट देम गो। कवि अपनी प्रेयसी से अनुमति मांगता है कि वह अपने प्रेम का इजहार कर सके। रोविंग हैंड्स से वह अपने प्रेम को व्यक्त करने की इच्छा का प्रतीक है। बिफोर, बिहाइंड, बिटवीन, अबव, बिलो। वह यह दर्शाता है कि उसका प्रेम उसकी प्रेयसी के हर हिस्से को समर्पित है। यह प्रेम की संपूर्णता को दर्शाता है। ओ माई अमेरिका, माई किंगडम, माई गोल्ड माइन। वह अपनी प्रेयसी को पुनः अपनी नई दुनिया, अपना साम्राज्य और खजाना कहता है। यह रूपक उसके प्रेम की अनमोलता को दर्शाता है। ए हेवन ऑफ हेवंस टू मी। कवि कहता है कि उसकी प्रेयसी का सौंदर्य उसके लिए स्वर्ग के भी परे का आनंद है। यह प्रेम को दैवीय अनुभव के रूप में चित्रित करता है। दो दे आर नॉट फ्रूट्स फॉरबिडन, बट सिंस आई एम। यहाँ कवि कहता है कि उसकी प्रेयसी का शरीर निषिद्ध नहीं है, लेकिन उसे ऐसा अनुभव होता है जैसे वह कुछ दिव्य और दुर्लभ का हिस्सा बन रहा हो। मेड टू लव, आई एम मेड टू पोजेस दी। कवि कहता है कि वह प्रेम करने के लिए बना है और उसकी प्रेयसी का होना उसकी नियति है। गहन विश्लेषण।
इस हिस्से में कवि प्रेम और आत्मीयता को गहन आध्यात्मिकता से जोड़ता है। वह प्रेम को एक अनमोल खजाने की तरह देखता है जो उसके जीवन को पूर्णता प्रदान करता है। प्रेमी और प्रेमिका का मिलन यहाँ केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक और दैवीय है। अगला हिस्सा। इस भाग में जॉन डन प्रेम और आत्मीयता की सीमाओं को पार करते हुए इसे स्वर्गीय और प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वह अपनी प्रेयसी के शरीर और आत्मा को गहराई से सराहता है। कवि यह स्पष्ट करता है कि प्रेम का यह अनुभव किसी दिव्यता के साक्षात्कार के समान है। स्टांजा का सारांश। कवि इस हिस्से में अपनी प्रेयसी के शरीर को प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों के समान मानता है। वह इसे खोजने की प्रक्रिया को प्रेम की पराकाष्ठा मानता है। वह प्रेम को शुद्ध, गहन और स्वाभाविक रूप में प्रस्तुत करता है। पंक्तियों की व्याख्या। as liberally as to a midwife show thyself। कवि अपनी प्रेयसी से कहता है कि वह खुद को उसकी नजरों में वैसे ही पूर्ण रूप से प्रकट करे जैसे एक नवजात शिशु का जन्म होता है। यह प्रेम की स्वाभाविकता और पवित्रता को दर्शाता है। कास्ट ऑल ये दिस वाइट लिनन हेंस। कवि अपनी प्रेयसी से कहता है कि वह अपने सभी वस्त्रों को त्याग दे ताकि उसकी प्राकृतिक सुंदरता स्पष्ट हो सके। व्हाइट लिनन पवित्रता और सादगी का प्रतीक है। हियर इज नो पेनेंस, मच लेस इनोसेंस। कवि स्पष्ट करता है कि प्रेम और आत्मीयता में किसी प्रकार का पाप नहीं है। ये एक शुद्ध और प्राकृतिक प्रक्रिया है। टू टीच थी आई एम नेकेड फर्स्ट। कवि कहता है कि वह पहले ही अपने सभी मुखौटों और आडंबरों को त्याग चुका है। उसने अपने प्रेम को पूर्ण सत्यता के साथ व्यक्त किया है। वॉट नीड्स thou हैव मोर कवरिंग than a man। अंत में कवि अपनी प्रेयसी से कहता है कि उसे किसी भी बाहरी आवरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका प्रेम ही उसे पूर्णता प्रदान करता है। गहन विश्लेषण। इस हिस्से में जॉन डन ने प्रेम को प्रकृति के नियमों और ब्रह्मांडीय सत्य के साथ जोड़ा है। कवि यह दिखाने की कोशिश करता है कि प्रेम और आत्मीयता को स्वाभाविकता और पवित्रता के साथ स्वीकार करना चाहिए। वह अपने प्रेम को किसी धार्मिक अनुष्ठान या दिव्य अनुभव के रूप में देखता है। कविता का समग्र विश्लेषण। टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड एक गहरी और कामुक कविता है जिसमें प्रेम और आत्मीयता को न केवल शारीरिक आकर्षण बल्कि आत्मिक और दैवीय अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जॉन डन की यह कविता मेटाफिजिकल शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है जहां रूपकों और बौद्धिकता का सुंदर समावेश है। कविता के अंतिम हिस्से की व्याख्या प्रस्तुत करता हूं। अंतिम हिस्सा। स्टांजा का सारांश। कवि यहां अपने प्रेम को अंतिम रूप देता है। वह इस मिलन को प्रेम और आत्मीयता के चरम पर पहुंचने का क्षण मानता है। इस हिस्से में कवि अपनी प्रेयसी के सौंदर्य और उनके मिलन को एक दिव्य और ब्रह्मांडीय घटना के रूप में चित्रित करता है। पंक्तियों की व्याख्या। टू टीच थी आई एम नेकेड फर्स्ट। कवि कहता है कि उसने स्वयं को पहले ही नग्न कर दिया है, जिसका अर्थ है कि वह अपनी आत्मा, भावनाएं और प्रेम को पूर्ण रूप से प्रकट कर चुका है। ये उसकी ईमानदारी और समर्पण को दर्शाता है। वॉट नीड्स दाउ हैव मोर कवरिंग देन अ मैन। कवि कहता है कि उसकी प्रेयसी को किसी बाहरी आवरण या दिखावे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह उसे वैसे ही स्वीकार करता है जैसे वह है। यह प्रेम की पूर्णता और आत्मीयता को दर्शाता है। ऑफ विद दैट हैप्पी बस्क विच आई एनवी। कवि अपने प्रेम में ईर्ष्या का एक हल्का संकेत दिखाता है, क्योंकि वह चाहता है कि उसकी प्रेयसी के वस्त्र उसके और उसके प्रेम के बीच बाधा न बने। फुल नेकेडनेस ऑल जॉयज आर ड्यू टू दी। वह पुनः नग्नता को प्रेम और आनंद का चरम मानता है। यहाँ नग्नता केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक भी है। टू एंटर इन दीज बॉन्ड्स इज टू बी फ्री। कवि कहता है कि प्रेम के बंधन में प्रवेश करना वास्तव में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। यह पंक्ति प्रेम के पारस्परिक समर्पण की गहराई को दर्शाती है। लाइसेंस माई रोविंग हैंड्स एंड लेट देम गो। कवि अपनी प्रेयसी से अनुरोध करता है कि वह उसे अपनी स्वतंत्रता से उसकी सुंदरता का अनुभव करने की अनुमति दे। गहन विश्लेषण। कविता के इस अंतिम भाग में जॉन डन ने प्रेम और आत्मीयता को सर्वोच्च अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया है। उनका दृष्टिकोण प्रेम को केवल भौतिक स्तर तक सीमित नहीं करता, बल्कि इसे आत्मा और शरीर के पूर्ण मिलन के रूप में देखता है।
कवि के लिए यह प्रेम का दिव्य अनुभव है, जो आत्मा और ब्रह्मांड के साथ एकात्मता की भावना उत्पन्न करता है। कविता का समग्र निष्कर्ष, टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड, जॉन डन की एक मेटाफिजिकल कविता है जो प्रेम, आत्मीयता और शारीरिक आकर्षण के बीच संतुलन को दिखाती है। कवि ने अपने शब्दों और रूपकों के माध्यम से प्रेम को केवल सांसारिक भावना के रूप में नहीं, बल्कि एक पवित्र, प्राकृतिक और ब्रह्मांडीय प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया है। अब कविता के समापन की अंतिम व्याख्या और इसके मेटाफिजिकल पहलुओं का विश्लेषण करते हैं। कविता का अंतिम समापन और मेटाफिजिकल पहलू। कविता के प्रमुख विचार। कविता के समापन में जॉन डन प्रेम और शारीरिक निकटता को न केवल मानवीय स्तर पर, बल्कि ब्रह्मांडीय और दैवीय स्तर पर प्रस्तुत करते हैं। उनका यह दृष्टिकोण मेटाफिजिकल शैली का अद्भुत उदाहरण है, जिसमें दर्शन, प्रेम और भावनात्मक गहराई का मिश्रण है। डन के लिए यह प्रेम आत्मा और शरीर दोनों का मिलन है। यह प्रेम कोई सांसारिक या क्षणिक भावना नहीं है, बल्कि इसे उन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों और प्रकृति के नियमों के साथ जोड़ा है। उनका यह दृष्टिकोण गहराई से यह दिखाता है कि प्रेम में केवल भौतिकता नहीं, बल्कि आत्मा और अनुभव की एकता होती है। कविता के अंतिम मेटाफिजिकल तत्वों की व्याख्या। प्रेम को खोज के रूप में देखना। जॉन डन ने अपनी प्रेयसी के शरीर को नई भूमि और नई दुनिया के रूप में वर्णित किया है। यह रूपक न केवल भौतिक आकर्षण को दर्शाता है, बल्कि प्रेम के अनुभव को किसी नई दुनिया की खोज की भावना के साथ जोड़ता है। यह उनके मेटाफिजिकल विचारधारा का गहरा परिचायक है। आत्मा और शरीर का संतुलन। कवि ने बार बार आत्मा और शरीर के बीच तालमेल का वर्णन किया है। यह उनकी विचारधारा है कि प्रेम केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि आत्मा और मन का मिलन है। उन्होंने प्रेम को दिव्यता के साथ जोड़ा है, जो किसी धार्मिक अनुभव के समान है। स्वतंत्रता और बंधन। कवि ने इस तथ्य पर बल दिया है कि प्रेम में बंधन भी स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। यह मेटाफिजिकल शैली की वह गहराई है जहां विरोधाभासों को साथ लाकर एक नई दार्शनिक व्याख्या दी जाती है। प्रकृति और ब्रह्मांड। कवि ने प्रेम को प्राकृतिक और ब्रह्मांडीय प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी दृष्टि में प्रेम एक सार्वभौमिक नियम का हिस्सा है, जहां शरीर और आत्मा का मिलन किसी दिव्यता की अनुभूति कराता है। कविता का संदेश। जॉन डन की यह कविता प्रेम को उसकी सभी जटिलताओं और गहराई के साथ प्रस्तुत करती है। इसमें शारीरिक आकर्षण को नकारा नहीं गया है, बल्कि इसे एक पवित्र प्रक्रिया के रूप में दिखाया गया है। टन के लिए प्रेम आत्मा और शरीर दोनों का एक साथ अनुभव है, जो स्वर्गीय आनंद और पूर्णता प्रदान करता है। समाप्ति। टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड एक अनूठी कविता है जो जॉन डन के मेटाफिजिकल विचारों का सशक्त उदाहरण है। इस कविता में प्रेम, आत्मीयता और दर्शन का अद्भुत मिश्रण है। ये कविता प्रेम को एक नई दृष्टि से देखने का अवसर प्रदान करती है, जहां भौतिकता और आध्यात्मिकता का समन्वय होता है।